चैप्टर है अपने पास गॉसेस लॉ। गॉस का लॉ समझने के लिए हम लोगों को पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम लोग फाई सिंबल से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइंड कैसे है, इसके लिए हम लोग यहाँ देखें, अपने पास एक सर्कुलर लूप है। लूप का एरिया हमने ए कंसीडर कर लिया और यह लूप कुछ मेरे हाथ की तरह रखा हुआ है कि इसका प्लेन बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। और यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नीट्यूड ई। यह इलेक्ट्रिक फील्ड इस लूप के थ्रू पास कर रहा है। हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पूरे लूप के थ्रू यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल होगा यह परपेंडिकुलर वाला प्लेन के परपेंडिकुलर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का प्रोडक्ट। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सेकेंड फिगर में हम लोग देखें, यहाँ पर भी वही सर्कुलर लूप है जिसका एरिया ए है और यह जो डॉटेड से दिखाया हुआ है यह डायरेक्शन आपके लूप के परपेंडिकुलर है। लेकिन इस फिगर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह लूप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना होकर के इस परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन के साथ कुछ थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम लोगों ने अभी देखा था कि फ्लक्स डिफाइंड है लूप के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और लूप के एरिया का प्रोडक्ट। तो यदि हम लोग लूप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लेना होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ई का इस डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट होगा ई कॉस थीटा। तो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई कॉस थीटा। लूप का एरिया ए, इस पूरे को एक साथ लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा को हम बोलते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो ई ए कॉस थीटा को बोल लिए वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। फिजिक्स में हम लोग एरिया को वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करते हैं। फिजिक्स में एरिया अपना वेक्टर क्वांटिटी होगा और किसी भी प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेते हैं। टुवार्ड्स द व्यूअर, जहाँ से हम लोग देख रहे हैं उस साइड का एरिया पॉजिटिव और प्लेन के परपेंडिकुलर जो अवे फ्रॉम द व्यूअर है उस एरिया को निगेटिव लेते हैं। तो यदि फर्स्ट फिगर में देखें तो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन राइट की तरफ पॉजिटिव एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में है। हम लोग फ्लक्स के जनरलाइज डिफिनीशन से देखें कि फाई आपका होता है ई ए कॉस थीटा। फर्स्ट फिगर के लिए थीटा 0 डिग्री है तो ई ए कॉस जीरो का वैल्यू 1, फ्लक्स का वैल्यू आ गया ई इंटू ए। तो यहाँ पे पार्टिकुलर जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो तब यह फॉर्मूला वैलिड, और यहाँ पर ई और ए के बीच का एंगल थीटा कुछ भी हो फ्लक्स ई ए कॉस थीटा बोला जाएगा। तो यहाँ से हम जनरलाइज डेफिनेशन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका डॉट प्रोडक्ट है किसका किसका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ। आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि किसी भी प्लेन का एरिया वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर व्यूअर की तरफ जो परपेंडिकुलर होगा उसे आप पॉजिटिव नॉर्मल या पॉजिटिव एरिया का डायरेक्शन बोलेंगे। व्यूअर के अपोजिट वाला जो परपेंडिकुलर होगा उसे नेगेटिव एरिया कंसीडर करेंगे। तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी हो गया। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट यदि निकालने जाए तो E इज डिफाइंड एज फाई इज डिफाइंड एज E इंटू ए इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का कोई ऐसा यूनिट नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम्ब। एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से फ्लक्स का एक ऐसा यूनिट आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और ऐसा यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले वोल्ट पर मीटर डालिए और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। एक मीटर कैंसिल, फ्लक्स का एक और ऐसा यूनिट वोल्ट मीटर।
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का 2 SI यूनिट हुआ करेगा। पहला SI यूनिट आप बोल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और एक और SI यूनिट बोल सकते हैं फ्लक्स का वोल्ट मीटर। यही सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने फाई सिंबल से डिनोट किया। डिफिनीशन लिखा, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ एरिया वेक्टर, दैट इज फ्लक्स को फाई से डिनोट किए तो फाई इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा, तो फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए को ई ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स का वेक्टर फॉर्म में भी और एंगल के टर्म में भी, दोनों ही टर्म में फॉर्मूला याद रखेंगे। नीचे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैंने बताया कि फाई दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के टर्म में डिफाइंड है, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी स्केलर। हैविंग एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, जो अभी बताया था, या वोल्ट मीटर। अब हम लोग एक दो क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन करना होगा। यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा कि इन फिजिक्स एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्वेश्चन है अपने पास, अ स्क्वायर फ्रेम ऑफ एज 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड विथ इट्स पॉजिटिव नॉर्मल मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ दिस मच। बताया अपने को कि अपने पास एक स्क्वायर फ्रेम है और फ्रेम का एज या साइड जो है वह दे रखा है 10 सेंटीमीटर, प्लेस्ड विथ इट्स पॉजिटिव नॉर्मल। स्क्वायर फ्रेम का जो पॉजिटिव नॉर्मल होगा वह पॉजिटिव एरिया को दिखाएगा, क्योंकि नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर और एरिया का डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। पॉजिटिव नॉर्मल मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ दिस मच। जो पॉजिटिव नॉर्मल है या फिर जो एरिया वेक्टर है वह एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्वेश्चन बोला है अपने को, फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस बाउंडेड बाय द फ्रेम। इसके लिए मैंने फिगर ड्रॉ किया है। यहाँ पर स्क्वायर फ्रेम दिख रहा है आपके पास, और साइड आप दिखा ले सकते हैं 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हर एक साइड इक्वल होगा, यह भी 10 सेंटीमीटर। इस पूरे फ्रेम का जो पॉजिटिव नॉर्मल होगा वह समथिंग टुवार्ड्स द व्यू, और बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर में आप लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, तो मैंने पॉजिटिव नॉर्मल कुछ ऊपर की तरफ दिखा लिया। और पॉजिटिव नॉर्मल का डायरेक्शन एरिया का डायरेक्शन, और इस नॉर्मल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा है 20 वोल्ट पर मीटर, या इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया वेक्टर के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाया। और आपसे बोला कि इस पूरे स्क्वायर फ्रेम के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई का वैल्यू बताइए। क्योंकि यहाँ पर थीटा का वैल्यू दे दिया है, तो हम लोग फ्लक्स फाई के लिए वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए ना करके ई ए कॉस थीटा यूज कर ले। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा ई और ए के बीच का एंगल होगा। ई का वैल्यू 20, एरिया स्क्वायर फ्रेम का, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है, साइड 10 है, लेकिन ऐसा यूनिट मीटर में ना होकर के सेंटीमीटर में है, तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, या फिर 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर ले, या साइड का स्क्वायर कर लिए तो एरिया आ गया। कॉस के बदले कॉस, और थीटा आपका दे रखा है 60 डिग्री। वैल्यू डालने के बाद 20 के बदले 20, 10 इंटू 10⁻⁻² को बोलेंगे 10⁻⁻1, स्क्वायर करने पर वह हो जाएगा 10⁻⁻2। कॉस 60 का वैल्यू 1/2, 20/2 विल बी 10 इंटू 10⁻⁻2। फ्लक्स का ऐसा यूनिट लिख लेते हैं वोल्ट मीटर, और यह दोनों सॉल्व होकर के 10⁻⁻1 वोल्ट मीटर होगा, जिसे आप लिख सकते हैं 1/10 या फिर 0.1 वोल्ट मीटर। यही आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास,
A uniform electric field exists in space. स्पेस में एक यूनिफॉर्म या कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। आपसे बोला है फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ सिलेंड्रिकल सरफेस विद द एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड। इस सिलेंडर का जो फिगर में दिखाया हुआ है एक्सिस किस लाइन को बोलेंगे, तो एक ऐसा लाइन जो कि सिलेंडर के सेंटर से पास करे और इसके लेंथ के पैरेलल हो, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं सिलेंडर का एक्सिस। और बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इस एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। एक्सिस हॉरिजेंटल तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हॉरिजेंटल। और अपने से क्वेश्चन में पूछा कि इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई के कारण इस सिलेंडर के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, या कैलकुलेट करके बताइए। आप देख सकते हैं कि इस सिलेंडर के पास 3 टाइप का एरिया, इधर लेफ्ट वाला क्रॉस सेक्शन एरिया और राइट वाला क्रॉस सेक्शन एरिया ओपन था। यदि इसको हम लोग क्लोज्ड कंसीडर कर ले तो यह एक सर्कुलर प्लेन हो जाएगा और इसका एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर समथिंग लेफ्ट की तरफ। यह इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे रीजन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप दिखा ले सकते हो राइट की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट, एरिया लेफ्ट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, बीच का एंगल 180 होगा। सेकेंड एरिया देखेंगे तो ग्रीन से दिखाया हुआ है, इसका एरिया वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर समथिंग राइट की तरफ एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ के लिए राइट की तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन में, बीच का एंगल 0 डिग्री। और एक थर्ड एरिया जो होगा यह सर्कुलर वाला, जिसे आप सरफेस एरिया बोलेंगे। उसमें एक छोटा टुकड़ा यदि हम लोग कट करें, छोटा एलिमेंट डेल्टा एस एरिया, तो इस एरिया का जो नॉर्मल होगा या एरिया वेक्टर होगा वह इसके परपेंडिकुलर समथिंग ऊपर की तरफ। यहाँ पर एरिया का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल 90 डिग्री। फ्लक्स के लिए जब आप यूज करेंगे ये cos 90 0 पूरे फ्लक्स को 0 कर देगा। यदि इस सरफेस एरिया पे यदि आप एरिया वेक्टर ठीक ऊपर ना लेकर के बाहर के साइड से लेते हैं तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजेंटल अभी भी 90 डिग्री। यदि आप एरिया वेक्टर नीचे कंसीडर करते इस सरफेस पे परपेंडिकुलर, तो एरिया और फील्ड अभी भी 90, पूरे सर्कुलर सरफेस एरिया पे एरिया का कोई भी एलिमेंट हो वह इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और सरफेस एरिया के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा 0 हुआ करेगा। अब अपने पास 2 क्रॉस सेक्शनल एरिया बच रहा है। सरफेस एरिया का फ्लक्स तो 0 हो गया, तो लेफ्ट वाले एरिया का फ्लक्स हम लोग निकाले और उस फ्लक्स को φ1 बोल ले। फॉर्मूला यूज करें E cos थीटा, ई के बदले ए के बदले ए मान सकते हैं, और cos थीटा होगा ई और ए के बीच का एंगल अपोजिट डायरेक्शन में 180, cos 180 का वैल्यू -1, तो φ1 आपका आ गया -ए। अब राइट वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया का फ्लक्स हम लोग φ2 बोल ले। फॉर्मूला अगेन ए cos थीटा, ई के बदले ई के बदले ए और cos थीटा के बदले 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू 1, तो यह फ्लक्स आपका आ गया E। और सरफेस एरिया का जो फ्लक्स है इसको आप चाहें तो φ3 बोल ले सकते हैं। φ3 जब भी आप निकालेंगे तो यह आ जाएगा E cos 90 डिग्री, cos 90 0, पूरे टर्म को 0 कर देगा। तो जब हम लोग टोटल फ्लक्स इस पूरे सिलेंडर के हर एक सरफेस से नेट फ्लक्स निकाले तो टोटल फ्लक्स को फाई बोल लेते हैं, और फाई आपका इक्वल होगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 के बदले -E प्लस φ2 के बदले E और φ3 0 है। नेट फ्लक्स पूरे सिलेंडर से 0 हो गया। यहाँ पर यदि हम लोग लेफ्ट वाले एरिया को कंसीडर करें, क्रॉस सेक्शन एरिया को, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट वाले एरिया में इन कर रहा है। तो इस फील्ड के कारण इस सर्कुलर एरिया से जो फ्लक्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे इनकमिंग फ्लक्स।
इलेक्ट्रिक फील्ड इन किया तो उस इन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फ्लक्स कहलाएगा इनकमिंग फ्लक्स। और आपको कैलकुलेशन से दिख रहा है कि इनकमिंग फ्लक्स निगेटिव आया करेगा। यदि राइट वाले एरिया से देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है, इस फ्लक्स को बोलेंगे आउटगोइंग फ्लक्स। इनकमिंग फ्लक्स निगेटिव होगा जबकि आउटगोइंग फ्लक्स आपका पॉजिटिव हुआ करेगा। क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का एरिया सेम है, तो जितना इनकमिंग निगेटिव उतना ही आउटगोइंग पॉजिटिव फ्लक्स हो गया। और सरफेस एरिया के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 90 बना रहा है, तो उसका तो फ्लक्स 0 होगा ही होगा। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि आज के बाद कोई भी एक यूनिफॉर्म बॉडी हो, या जो सिलेंडर है या यूनिफॉर्म है, ऐसा नहीं है कि सिलेंडर का एक साइड का क्रॉस सेक्शन एरिया कम है और दूसरी साइड ज़्यादा हो गया है। तो कभी भी आपका बॉडी यूनिफॉर्म हो और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। यदि बॉडी यूनिफॉर्म और बॉडी जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो वह फील्ड भी यूनिफॉर्म हो, तो यूनिफॉर्म फील्ड के कारण यूनिफॉर्म बॉडी के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा 0 हुआ करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल के लिए आप एक स्फीयर कंसीडर कर लीजिए और इस स्फीयर को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में प्लेस कीजिए। आधे स्फीयर में जितना फील्ड इन करेगा, बाकी आधा जितना फ्लक्स इन करेगा, बाकी आधा स्फीयर से उतना ही फ्लक्स आउट होगा। इन करने वाला फ्लक्स निगेटिव और इधर आउट होने वाला फ्लक्स उतना ही पॉजिटिव वैल्यू। फ्लक्स स्केलर है, नेट के लिए आप दोनों को डायरेक्ट ऐड करेंगे, नेट फ्लक्स हमेशा 0 हो जाएगा। यदि आप एक स्फीयर ना लेकर के एक यूनिफॉर्म क्यूब ले लीजिए, और इस क्यूब को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में डाल दीजिए, तो यहाँ पर भी आधे क्यूब में जितना फ्लक्स इन करेगा, बाकी आधा क्यूब से उतना ही फ्लक्स आउट हो जाएगा। नेट फ्लक्स हमेशा आपको 0 मिलेगा। नेट फ्लक्स 0 करने का दूसरा तरीका भी है। लेफ्ट साइड वाला एरिया कंसीडर कर लीजिए, इसका एरिया वेक्टर लेफ्ट की तरफ, एरिया को ए बोलिए तो फ्लक्स ई ए कॉस 180 यह निगेटिव फ्लक्स, राइट वाले से उतना ही पॉजिटिव फ्लक्स हो जाएगा। यह दोनों सरफेस मिल करके नेट फ्लक्स 0 दे दिया। इसके बाद अपने पास 4 एरिया बचा। एक अपर सरफेस का एरिया वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल, एरिया वेक्टर वर्टिकल, ई और ए के बीच का एंगल 90, फ्लक्स 0। नीचे वाले सरफेस का, नीचे वाले प्लेन का एरिया वेक्टर उस पे परपेंडिकुलर नीचे, यहाँ भी ई और ए के बीच का एंगल 90। आउटसाइड जो यह दिख रहा है सरफेस, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड बोर्ड के प्लेन में, दोनों के बीच का एंगल 90, तो वह फ्लक्स भी 0। और सबसे लास्ट साइड का जो यह अंदर का प्लेन दिख रहा है, इसका एरिया वेक्टर अंदर की तरफ बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल, वापस से एंगल 90 डिग्री। तो दो सरफेस था लेफ्ट और राइट वाला, इसे सरफेस 1 बोले और इसे सरफेस 2। एक का फ्लक्स निगेटिव, दूसरे का पॉजिटिव, दोनों ऐड होकर के निगेटिव, और बाकी जो 4 सरफेस बना वह चारों सरफेस का एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना लिया। इसलिए इस पूरे क्यूब के थ्रू भी नेट फ्लक्स 0। मीन्स आपके पास यूनिफॉर्म स्फीयर हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड हो, पूरे स्फीयर के थ्रू नेट फ्लक्स 0, सॉरी पूरे सिलेंडर के थ्रू नेट फ्लक्स 0। एक यूनिफॉर्म स्फीयर हो जाए, उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे, पूरे स्फीयर के थ्रू फ्लक्स 0। क्यूब हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड हो, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके भी थ्रू 0। कोई भी यूनिफॉर्म बॉडी है और यदि उसे आप प्लेस कर रहे हैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस बॉडी के थ्रू नेट फ्लक्स आपको हमेशा 0 मिला करेगा। अब जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट समझ लिया, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग गॉस का लॉ समझ लेंगे। गॉस का लॉ समझने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट समझना जरूरी था। आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1-2 और क्वेश्चन कर लेंगे फ्लक्स से रिलेटेड, और फिर गॉस लॉ का काम स्टार्ट करेंगे।